हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। मैं यशराज सिंह चौहान। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की। एग्जाम हो चुका है 19th को, हमारा पूरा एग्जाम हो चुका है, चारों शिफ्ट हो चुकी हैं और 20th को भी हमारी चारों शिफ्ट हो चुकी हैं जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब मेरा भी एग्जाम था तो उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस भी मेरे को देना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम का लेवल क्या रहा है हर शिफ्ट के हिसाब से, उसके बारे में अपन बात करेंगे और एक गुड अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो में होने वाली है वो ये करेंगे अपन कि जो स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स कम रहे हैं और वो दूसरे के अटेम्प्ट देख के थोड़ा सा चिंताजनक अवस्था में है कि क्या करना चाहिए, हमारे को मेंस के लिए पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। और ज्यादा अटेम्प्ट जिनके हुए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और सेल्फ गिवन एनालिसिस यानी कि मेरा कैसा पेपर गया है, मेरा क्या व्यू रहा है या मैंने क्या एनालिसिस किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है कि तुरंत मैं आया और तुरंत मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिख दी और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आपको बता दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करीबन करीबन 19th को कोई क्लास नहीं थी, तो सुबह से लेके शाम तक जितने भी स्टूडेंट्स जो कि पेड क्लासेस में हैं, नॉन पेड क्लास में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, जिन्होंने कम अटेम्प्ट किए हैं, उनसे क्या कमियां रह गई, जो अच्छे अटेम्प्ट करके आए हैं उन्होंने क्या यूज किया है, तो उसके बारे में मतलब उनसे मैंने पर्सनली बात की है, किसी से चैट टेक्स्ट के फॉर्म में, किसी से कॉल के फॉर्म में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट करीबन करीबन 50-60 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने लिया है, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और सिमिलरली आज भी जब मैं एग्जाम देने गया फर्स्ट शिफ्ट में, मैं आपको बता दूं 20th को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और फर्स्ट शिफ्ट में जब मैंने एग्जाम दिया, मेरा क्या व्यू है वो तो मैं आपको अपने पूरे बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन साथ में एग्जामिनेशन सेंटर में जो और स्टूडेंट्स थे उनसे मैंने वार्तालाप की। घर आने के बाद जो बाकी और स्टूडेंट्स, जो नॉन स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं अपन से रेगुलर कनेक्ट हैं, जो उनसे भी मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पूछा कि उनका क्या व्यू रहा, कि मेरा तो एक अलग एक स्टूडेंट का भी व्यू होना चाहिए। उसके बाद सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के स्टूडेंट से भी मैंने वार्तालाप की है और सब कुछ मिला मिलू के जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो निकल के आता है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम 2024 का डेटा। अब वो क्या कहता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और एक विशेष चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ कम अटेम्प्ट करके आए हैं ड्यू टू एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, और जो भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके आए हैं, उन दोनों में जो कॉमन चीज है, स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट रहा है एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल की भी चर्चा होगी यहाँ पे कि एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या सोच रहे थे। किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं, किसी क्वेश्चन में फंसना ही नहीं है, अगर आपको पहले से वो सारी चीजें पता पड़ रही हैं, तो वहां पे उस चीज को भी मैंने स्टूडेंट्स को सिखा के भेजा था अंतर्गत क्यूएसएस के। और उस चीज का भी परिपूर्ण स्टूडेंट्स ने यूज किया है और बहुत अच्छे से उस चीज का यूज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज बता देता हूं कि क्यूएसएस का बोलबाला रहा आज एग्जाम में, कल भी रहा, यानी कि पूरे आईबीपीएस पीओ में, क्योंकि जब आरआरबी पीओ का हमारा एग्जाम हुआ था उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए वो चीज कर रहे हैं जिस चीज की वजह से उनके अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं। तो अब अटेम्प्ट किस वजह से हो रहे हैं, या तो वजह बहुत सारी हो सकती है, मुझे मैं कुछ 3 वजह आपके सामने दे सकता हूं, क्योंकि क्यूएसएस एक छोटा सा पार्ट नहीं है, मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट भी शामिल किया है। जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं, क्यूएसएस स्टैंड फॉर क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल। ठीक है भाई। अब अगर ये स्किल है तो ये सिर्फ पढ़ने से तो आ नहीं जाएगी, सिर्फ देखने से तो आ नहीं जाएगी कि क्यूएसएस देख लिया या समझ लिया हमारे को यूज में ले लेंगे उसको, ऐसा नहीं है। क्यूएसएस मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। आरआरबी पीओ जब एंड हुआ था हमारा आई थिंक 29 सितंबर को, उसके बाद से आईबीपीएस के बैच में मैंने काफी बार इसका यूज करवाया। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी मैंने इसके डाले थे जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ने मॉक लगाने का भी तरीका एक समझा था। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहते हो तो रिसेंट 3 क्लास मैंने डाली है, एक डीआई की मैराथन, पजल की मैराथन और एक अरिथमेटिक की मैराथन। उसमें मैंने बाकायदा बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और किस तरह से छोड़ना होता है, और मैंने बाकायदा वहाँ पे छोड़े थे क्वेश्चन। भले ही मैंने उन क्वेश्चंस को बनवाने का पैसा दिया था, बट तब भी मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करवाए, चाहे वो पजल हो, चाहे डीआई हो, चाहे वो अरिथमेटिक हो। अब क्यूएसएस हमारा एक माइंडसेट होता है जिसके थ्रू हमारे को समझना होता है कि क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और स्टूडेंट ने ये स्किल आज अप्लाई की है, कल भी अप्लाई किया था, और इवन मैं खुद भी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करता हूं एग्जाम में, और मैंने भी आज इस चीज को अप्लाई किया। और यहाँ पे मुझे पता पड़ा कि भाई स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया है, उनके कहीं ना कहीं या तो वो स्टक हुए हैं या तो फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उनके कम हुए हैं। जिन लोगों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से, भरपूर तरीके से यूज किया है ना, उनके अटेम्प्ट्स बढ़िया रहे हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह से क्या कहानी हमारे पास रही। ठीक है भाई। तो क्यूएसएस इस तरह से काम में आता है। और अगर आपको जानना है कि कहां पे सीखेंगे, कैसे लगाएंगे, उसके लिए कुछ क्लासेस डली हुई हैं, आप देख सकते हो रिसेंट की जो 3 क्लासेस मैंने बताई।
सेल्फ गिवन एनालिसिस की बात करते हैं या मेरी आप बीती की बात करते हैं, तो मैंने क्या फील किया और मुझे ऐसा क्या लगा आज एग्जाम में, जो कि बाकी स्टूडेंट्स को शायद वो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं बता पाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, एग्जाम भी देता हूँ और हर तरह के स्टूडेंट्स तबके से मैं कनेक्ट भी रहता हूँ, तो मेरे को उनके थॉट्स भी पता पड़ते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में वो लोग क्या फील कर रहे हैं उसके लिए मैं एग्जाम देने जाता हूँ, तो वो भी मेरे को फीलिंग पता पड़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपको पता है रीजनिंग से पेपर हमारा चालू हुआ, फिर हमारा आ गया इंग्लिश और फिर आ गया हमारे पास क्वांट। तो मेरी आप बीती क्या रही वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, रीजनिंग में कहीं न कहीं 5 पज़ल हमारे पास आई थी। 5 पज़ल में से अब यहाँ पे अब एकदम से तो तुम देख नहीं सकते 5 पज़ल, है ना? या मैं मिसलेनियस छाँटने लग जाऊँ। तो जो भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 20th को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। ओके? फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अब रीजनिंग में 5 पज़ल में से 5 पज़ल अगर आप टोटल पूरी इकट्ठी बना लो, ये भी एक तरीका है। लेकिन क्यूएसएस का फ़ायदा क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्यूएसएस मैंने यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से लगाया, क्वांट और रीजनिंग में बहुत अच्छे तरीके से लगता है और उसको मैंने लगाया भी। अब यहाँ पे जो मिसलेनियस था ना, यूजुअली स्टूडेंट क्या करता है, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है या बहुत एग्ज़ाम उसने नहीं दिए होते हैं, इक्का-दुक्का एग्ज़ाम पहले दिए होते हैं और वो भी क्लियर नहीं होता है किसी कारणवश, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ना मिसलेनियस ढूँढने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है कि कहीं न कहीं स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है या उनके दिमाग में फीड किया जाता है। व्हिच इज गुड। यहां पे रीजनिंग में हमारे पास मिसलेनियस क्या था, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन, सिलॉक्स के क्वेश्चन थे और आपके एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन था। मतलब ये 3 हमारे पास मिसलेनियस थे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे पजल के क्वेश्चन थे। अब इसमें पजल कौन-कौन सी आई थी वो मैं आपको बता देता हूं और वो मैं आपको बता भी दूंगा मैंने कहां करवाई है, ठीक है? एक हमारे पास मंथ एंड डेट की पजल थी। मंथ एंड डेट में हमारे पास 6 पर्सन थे। ठीक है? एक हमारे पास मैं बहुत ज़्यादा ना डिटेल में नहीं बताऊँगा इस चीज़ को, मैं ऊपर-ऊपर बता दूँगा आपको, ठीक है? इसमें 6 पर्सन थे हमारे पास मंथ एंड डेट। इसके बाद हमारे पास एक सर्टेन वाली थी, जिसमें 12 पर्सन आ रहे थे। सर्टेन को सॉल्व करने के बाद इसमें अनसर्टेन वाली जो पज़ल होती है हमारे पास, अनसर्टेन वाली पज़ल में हमारे पास इधर पे 12 पर्सन आ रहे थे। आप लोग चेक भी कर सकते हैं उस चीज़ को। इसके बाद हमारे पास जो पज़ल थी, एक थी हमारे पास सिटी वाली यानी कैटेगरी वाइज़। अब ये पज़ल जो थी ना, ये क्यूएसएस के अंतर्गत आती हुई इसको सट कट कर दिया। पहली पज़ल जो मेरे पास आई थी, वो पज़ल जैसे ही पेपर चालू हुआ था, वो आई थी पैरेलल रो वाली, जिसमें 6 लोग बैठे थे हमारे पास। पैरेलल रो वाली 6 पर्सन वाली हमारे पास पजल थी, मतलब 6 पर्सन ईच, 6 पर्सन ऊपर बैठेंगे, 6 पर्सन नीचे बैठेंगे। बहुत ईजी पजल थी, सबसे ईजी पजल मेरे को एग्जाम में यही लगी, जबकि देखने में बड़ी लग रही थी। तो एक पजल ये थी हमारे पास, एक पजल ये थी हमारे पास, एक पजल ये थी हमारे पास, एक पजल ये थी और एक हमारे पास थी बॉक्स विद वेरिएबल। अब बॉक्स विद वेरिएबल जो था इसमें, इसमें हमारे पास 6 बॉक्स थे सिर्फ, 6 बॉक्स थे और वेरिएबल में इनके फ्लावर्स थे, ठीक है? यहाँ पे जो मंथ एंड डेट की पज़ल थी, इसमें बड़ा ईज़ी था मामला। जून, जुलाई और सितंबर का हमारे को डेट दिया गया, मतलब जून, जुलाई और सितंबर हमारे को 3 मंथ दिए गए थे और 2 डेट दी गई थी हमारे को 11 और 22 तारीख। तो 11 और 22 तारीख यानी 22 हमारा एक इवन नंबर हो गया और इवन नंबर से रिलेट करके एक वहाँ पे हमारे को डेटा दिया गया था, ठीक है भाई? तो वो हमारा क्लियरली ये वाला पज़ल हमारा बनाने वाला बन रहा था, ये वाला पज़ल हमारा बनाने वाला बन रहा था और ये वाला पज़ल भी हमारा बहुत तेज़ी से बन गया था। मतलब 1-1 ट्राई में ये पज़ल हमारा बना हुआ है। लेकिन बॉक्स विद वेरिएबल एंड ये जो तुम्हारा सिटी वाला पज़ल था, ये सिटी वाला पज़ल क्यूएसएस में क्यों कैंसल हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सिटी वाला पज़ल क्यूएसएस में इसलिए कैंसल हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, वो नीदर नॉर वाली इन्फॉर्मेशन थी। नीदर नॉर नेगेटिव, यानी कि अगर मैं एक कंपैरिजन करूँ तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कम थी, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। उस वजह से ये पज़ल मैंने खुद भी एग्ज़ाम में छोड़ा। ये पजल मैंने अटेम्प्ट नहीं किया और इसके अलावा जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो मैं सारे अटेम्प्ट करके आया हूं। और यहाँ पे ये बॉक्स विद वेरिएबल ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पजल था, जो कि बॉक्स बेस्ड पजल नॉर्मली वेरिएबल के बिना भी आते हैं तो वो टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें वेरिएबल था तो इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो गया, लेकिन डुएबल था, ये भी हमारा पजल हो गया। तो क्यूएसएस में सबसे पहले मैंने ये पजल देखा था अपना, इसको मैंने अटेम्प्ट किया सीधा देखते ही साथ। फिर उसके बाद में मैंने ये वाला पजल देखा और फिर उसके बाद में मैंने ये वाला पजल देखा, सिटी वाला। मैंने इसको देखते ही साथ स्किप किया, मेरे को नहीं करना है करके। उसके बाद मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया और सबसे लास्ट में मैंने बॉक्स एंड वेरिएबल। तो एक सीक्वेंस भी मैंने वहां पे फॉलो किया कि क्यूएसएस के अंतर्गत ऐसा नहीं कि कोई भी देख के कर दिया। जैसे ही पेपर खुला, रीजनिंग से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मेरे को ये पजल दिखा, मैंने पढ़ा, ओवरव्यू लिया किस तरह से क्यूएसएस लगाते हैं, वो टेक्निक सारी वहां पे अप्लाई करी। उस मेथड को अप्लाई करके ये पजल मैंने तुरंत बनाया, इसको स्किप नहीं किया। फिर आगे मैं गया, कुछ मिसलेनियस मिले, स्लॉग्स मिले, इनइक्वालिटी मिली, उनको अटेम्प्ट किया। फिर पजल दिखी, ये दोनों पजल इकट्ठी, पहले ये वाली पजल दिखी फिर ये, तो क्यूएसएस मैंने लगाया, टेक्निक मेथड लगाई, ये वाली मैंने कट कर दी। फिर उसके बाद मैंने ये वाली अटेम्प्ट कर दी। फिर उसके बाद मेरे को दिखी ये बॉक्स वेरिएबल और अनसर्टेन। बॉक्स वेरिएबल मैंने एक बार बनाया, लेकिन वो बना नहीं, मैंने वो पूरी जो पेज था उसको मैंने खाली छोड़ दिया।
अनसर्टेन वाले पे आया, अनसर्टेन को मैंने बनाया, फिर मैं बॉक्स वाले पे आया, बॉक्स वाले को बनाया, एंड देन उसके बाद मैंने इसमें ट्राई मारा, लेकिन ये ट्राई मारने के बाद भी नहीं बनी और मेरा टाइम खत्म हो चुका था। तो इस तरह से रीजनिंग में मेरे 30 अटेम्प्ट रहे। ठीक है भाई। दूसरा, सेक्शन नंबर 2 हमारा इंग्लिश खुलता है। इंग्लिश अगर देखा जाए तो इंग्लिश थोड़ा सा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए इजी बोलूंगा। मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं साल भर या फिर प्रिपरेशन इंग्लिश की नहीं करता हूं, ना ही मॉक टेस्ट वगैरह लगाता हूं, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंग्लिश इतना अच्छा मेरा नहीं गया। लेकिन तब भी इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट वहां पे अच्छे खासे कर दिया, वो भी मैं बताऊंगा मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। और क्वांट में मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं, क्वांट में मेरे 24 अटेम्प्ट रहे हैं। ठीक है। अब क्वांट में 24 अटेम्प्ट का रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे हमारे को 3 डीआई देखने को मिली। पहला डीआई पाई चार्ट था, डबल पाई चार्ट, जिसमें पाई चार्ट की टोटल वैल्यू 4200 थी। ये जो 4200 वैल्यू थी ना, इस वजह से ये डीआई जो था हमारा, ये क्यूएसएस में नहीं आ रहा था। ये क्यूएसएस से आउट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ 4200। क्यूएसएस एक ऐसी चीज है ना जो कि आपको हर एक जो बारीकियां होती है ना क्वेश्चन की, उस बारीकियों से पकड़ के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है वो सिखा देता है। तो इस वाले पेपर का यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो सबसे हार्ड डीआई की अगर मैं बात करूंगा, तो 2 डीआई हमारे पास थी। एक डबल पाई चार्ट वाला और एक हमारा टेबुलर, जिसमें रजिस्टर्ड तुम्हारे रेगुलर और डीएक्टिव, इनएक्टिव और कहीं ना कहीं डिलीट के बारे में डेटा दिया गया था, जिसमें पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चंस थे वो स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्म में हमारे जा रहे थे। ठीक है। एक केसलेट थी, जो कि केसलेट एक्चुअल में केसलेट नहीं थी, वो अर्थमेटिक ही बोलूंगा मैं, क्योंकि वहां पे जो अपने क्वेश्चन किया ना कि इतना परसेंट उसने ट्रेवल पे दे दिया, इतना एक्सपेंड कर दिया, इतना सेविंग में डाल दिया, इतना इसने इसमें डाल दिया, फूड में इतना खर्चा कर दिया, उस टाइप से केसलेट था जो कि डुएबल था। लेकिन मैंने तीनों ही डीआई देखते ही साथ क्यूएसएस में आउट कर दी। अब डीआई के अलावा मेरे पास जो बचा वो पूरा अर्थमेटिक बचा, अप्रोक्सीमेशन बचा और क्वाड्रेटिक। सबसे पहले अपन ने जो जो अर्थमेटिक आते जा रहे थे और क्यूएसएस के अंतर्गत जो मेरे को लग रहे थे कि हाँ ये अटेम्प्ट करूंगा तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता रहा। क्वाड्रेटिक में अटेम्प्ट करता रहा और साथ में मैंने अप्रोक्सीमेशन भी देखते ही साथ ही अटेम्प्ट किया। उसमें मैंने कोई भी वहां पे कमी नहीं छोड़ी है कि नहीं भाई इसको मैं बख्श दूं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बख्शा। साथ ही साथ में यहां पे क्वांट में आपके पास जो तीनों डीआई थी, उस तीनों डीआई में से सबसे हार्ड जो डीआई थी वो पाई चार्ट वाली डीआई थी। लेकिन तब भी मैंने वही डीआई अटेम्प्ट करी वहां पे। उसका रीजन मैं बता देता हूं। जब मैंने उसको आगे देखा तो उसके जो क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन बड़े डुएबल थे उसके। दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से बड़े जा रहे थे, बट बाकी दो डीआई का मैंने सोच लिया था कि ये दोनों डीआई मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं इस वाली डीआई को अटेम्प्ट करूंगा। अब उसमें दिक्कत ये थी, जो डबल पाई चार्ट हमारे पास थे ना, वो डबल पाई चार्ट कुछ इस तरह से थे। मैंने इसको ना अपना जब लौटा था तो मैंने यहाँ पे टेबल बना भी लिया था। अब शायद से तुमको दिखेगा नहीं क्योंकि सुबह से लिखा हुआ है, काफी धुल चुका है। तो यहाँ पे ये 4200 तुम्हारे पास टोटल वैल्यू है, टोटल स्टूडेंट। यहाँ पे एक पाई चार्ट बना था जिसमें गर्ल्स का डेटा दिया गया था। अब गर्ल्स का डेटा नहीं था, यहाँ पे भी हमारे पास परसेंटेज दिए गए थे, 20%, 18%, कुछ इस तरह से हमारे पास परसेंटेज थे। यहाँ पे सबसे कमाल की चीज ये हुई कि यहाँ पे जो परसेंटेज थे ना, तुम्हारा 18% था, 27% था, 25% था और 30% था। कुछ इस तरह से हमारे पास ये परसेंटेज दिए गए थे। तो ये 18% और 20%, 27 वाली परसेंट की जो कैलकुलेशन थी ना, ये थोड़ा सा तुम्हारे को कॉम्प्लिकेट कर रही थी। तो अगर आपने इसको स्किप किया है तो वेल एंड गुड है, और अगर आपने स्किप नहीं किया, लास्ट में अगर इसको किया है तो भी वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया और इसमें स्टक हो गए, तो फिर आपके पेपर में जो अटेम्प्ट है वो थोड़े से कम रहे होंगे। ठीक है। इंग्लिश मोर और लेस चारों शिफ्ट कल की और आज की चारों शिफ्ट इंग्लिश में मुझे ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखा। लेकिन हाँ, कल यानी 19th को फर्स्ट शिफ्ट के अलावा जो इंग्लिश हमारे पास आई थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट आई थी बेटा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट थी इंग्लिश। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। आज इंग्लिश इतना कॉम्प्लिकेट नहीं था, आज इंग्लिश बहुत प्यारा आया था। मतलब अगर आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन की है तो आप बहुत अच्छे से आंसर वहां पे कर सकते हो। मैंने इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन इस 25 अटेम्प्ट में मैं आपको बता दूं कि मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इस 25 अटेम्प्ट की पूरी कहानी अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये 25 क्वेश्चन कैसे हुए हैं, क्योंकि एरर का मेरे को ई भी नहीं आता, तो एरर के क्वेश्चन अपन छूते भी नहीं है। अब इसके अलावा जो रीडिंग वाले क्वेश्चन थे वो बहुत प्यारे थे। क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से हो रहा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको रीड करना है और रीड करके अगर आप उसको समझते हो तो बहुत बेसिकली आप उसको लगा सकते हो। उसके वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। जो दो वर्ड्स हमारे पास आए थे, एक प्रेजेंट का हमारे पास आया था और एक और कोई भी आया था, वो मैं भूल रहा हूं शायद। हाँ, एक कैप्चर का हमारे पास आया था, कैप्चर का उसका कुछ आया था।
और इसमें हमारे को पता करना था कि मतलब ईज़ी ही था। एरर को अगर मैं साइड में रख दूँ, क्योंकि एरर में मेरी नॉलेज नहीं है और स्टूडेंट्स जो ग्रामर को थोड़ा-सा अपनापन-सा समझते हैं और उनको लगता है कि ग्रामर में ठीक हो जाएगा, तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि 5 अगर एरर आ रहे हैं, 6 एरर आ रहे हैं, तो उनमें से कोशिश ये करो जिनमें आपको डाउट नहीं है, वही अटेम्प्ट किए जाएँ। तो मेरे को भी जिसमें डाउट था, मैंने वो भी अटेम्प्ट किए हैं हालाँकि, लेकिन इंग्लिश में मैंने एरर वाले क्वेश्चन एक भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। देखते ही साथ मैंने उसको छोड़ा है, क्योंकि रीडिंग वाला पोर्शन जो था, वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था। सेंटेंस रिप्लेसमेंट वाला भी क्वेश्चन थे अपने पास और वो भी बड़े इजीली हो रहे थे। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इजी रहा 20 तारीख वालों के लिए कंपैरेटिवली 19 तारीख वालों के लिए। ठीक है भाई? तो ये मेरा था आप बीती जो कि मैंने आपको बताई। यहाँ पे क्यूएसएस का मैंने बहुत ज़्यादा फायदा लिया इधर पे और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया उस चीज़ को, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बाकी जो क्वांट में था, बाकी इसके अलावा अरिथमेटिक थे हमारे, एप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक और उसके अलावा 3 डीआई जो कि मैंने आपको बताई और उसके बाद सारे के सारे हमारे अरिथमेटिक थे। अब वो अरिथमेटिक किस तरह से थे, वो मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ कि अरिथमेटिक में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होगी, क्या हुई होगी? लैंग्वेज जो थी उसकी वो बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। जैसे मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस हमारा 40% लेस है। तो मार्क प्राइस अगर हमने 100x लिया तो कॉस्ट प्राइस हमारा 60x आ गया। अब यहाँ पे उसने बोला था कि दैट आइटम इज सेलिंग आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 5/12 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे जिसने ये कॉस्ट प्राइस मिस कर दिया, उसने कॉस्ट प्राइस से 5/12 ना करके मार्क प्राइस से 5/12 कर दिया। तो यहाँ पे ये जो चीजें है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस आउट कर सकते हो चीजों को। जैसी सेलिंग प्राइस निकला, फिर वहां पे उधर पे प्रॉफिट दिया था, उसके इक्वेट करा के आंसर इसका 300 बनाता है। इसको जिसको भी याद होगा उसको पता है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेकिन जो एग्जाम की लैंग्वेज थी ना, उस लैंग्वेज को पकड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्यूएसएस का जो मेथड है वो बड़ा काम करके गया आज, ठीक है? तो इसी टाइप के कुछ हमारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं थे। अभी गुड अटेम्प्ट की बात करता हूं मैं। गुड अटेम्प्ट में हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक कैटेगरी तब का जो कि कैटेगरी ए है, जो कि थोड़ा सा परेशान है कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स का ये जो अटेम्प्ट देख रहे हैं ना, उससे ये लोग ज्यादा परेशान हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे, इस चीज को डिस्क्राइब करने के पहले मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं। आरआरबी पीओ का जो एग्जाम हुआ, अब सर आप बार बार आरआरबी पीओ की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो यार, आरआरबी पीओ के बाद में ही हमारा एक ऐसा एग्जाम है जो पीओ कैटेगरी का हुआ है, विच इज आईबीपीएस पीओ, और उसको मेरे को यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, आरआरबी पीओ में जिन लोगों ने 48, 49 या 52 या फिर 50 इस रेंज में भी अटेम्प्ट किए थे ना, वो भी मेंस देने बैठे। और साथ ही साथ में जो स्टूडेंट यहां पे 70 प्लस करके आए थे ना, वो भी मेंस में बैठे। तो सिंपल सी कहानी क्या है? सिंपल सी कहानी ये है कि अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन है, अगर आपने बहुत अच्छे से एक्यूरेटली उधर पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो आप मेंस देने जा रहे हो। पहली चीज, आपको उस चीज से नहीं डरना है कि मेरे अटेम्प्ट कम है या ज्यादा है। किस टाइप के स्टूडेंट्स को डरना है या किस टाइप के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को और प्रिपेयर करना है भाई, क्योंकि हम उतना तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये चीज आपको भली भांति पता होना चाहिए। और सबसे मेन चीज, आपको एक सब्जेक्ट जो सीखना है, जो सब्जेक्ट शायद से आपके सिलेबस में नहीं है, विच इज क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, जो कि आपको आना चाहिए। आपको लगता है कि ये हवाबाजी वाली बात हो रही है, लेकिन ये हवाबाजी वाली बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा क्वेश्चन स्किल सिलेक्शन लगाया है, उन्होंने अटेम्प्ट नो डाउट 70 प्लस भी किए हैं और 65 प्लस भी किए हैं और 75 प्लस भी किए हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट आराम से करके आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूएचएस। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी। अब देखो, कैटेगरी ए में जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं ना, इन्होंने जिनके भी अटेम्प्ट 60 से 66 तक हैं, जिस भी स्टूडेंट के अटेम्प्ट 60 से 60 तक आ रहे हैं, किसी भी शिफ्ट में, चारों 19th की और चारों 20th की, किसी भी शिफ्ट में अगर आपका इस रेंज में अगर स्कोर आ रहा है, या फिर आपका अटेम्प्ट जो है अगर इस रेंज में है, और अगर आपके साथ ही साथ में एक, दो या फिर तीन क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं ना, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। जिस भी स्टूडेंट के 55 से 60 अटेम्प्ट हुए हैं, तो उसका अगर एक भी रॉन्ग हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत है। समझ में आ रहा है? यहां पे आपकी 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, और यहां पे अगर आपके एक दो गलत भी हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, कैटेगरी बी वाले जिनका भी 70 प्लस अटेम्प्ट है। अब देखो, 70 प्लस अटेम्प्ट का रीजन भी है, जैसा कि मैंने बताया कि कल इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा हार्ड साइड में आया था। फर्स्ट शिफ्ट को अगर थोड़ा सा मैं नजरअंदाज करूं, तो बाकी सारी शिफ्ट में इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ था। क्वांट का सीन अगर देखें तो 90th का क्वांट और 20th के क्वांट में कुछ अंतर नहीं है। इवन 2023 के क्वांट में भी कोई अंतर नहीं है। क्वांट बड़ा ही प्यारा आ रहा है और अच्छा खासा आ रहा है, आप आराम से वहां पे स्कोर कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने भी आज फील किया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे, वहां पे हमको मल्टीपल आंसर्स लगते हैं कि ये सही है।
मान के चलो अगर आपको कोई एक ही दिख जाए कि हाँ यार यही सटीक होगा तो वो तो अपना 100% एक्यूरेसी में गया। लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन हमारे को ऐसे लगते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। तो वहां पे जाके अब जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है ना उसको ये लगता है कि नहीं यार मेरे को तो 100% एक्यूरेसी लग रही है। मैंने 20 अटेम्प्ट किए हैं या 25 अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में, मेरे को 100% एक्यूरेसी लग रही है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। लेकिन वो आपका हिसाब है और आपका हिसाब गलत भी हो सकता है, आपको ये चीज मानना पड़ेगी दोस्त। ठीक है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंग्लिश जो है वो थोड़ा-सा टफ साइड में आया था। तो जो भी स्टूडेंट आराम से 70 प्लस कर सकते थे या 75 प्लस कर सकते थे, वो कहीं न कहीं इस रेंज में रहे हैं क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में बड़े प्यार से अटेम्प्ट किए हैं। किसी ने 15, किसी ने 16, किसी ने 18, किसी ने 20। अगर आपके इंग्लिश में कम अटेम्प्ट हैं, उसके बाद भी अगर आप इन दोनों रेंज में अगर हैं, इंग्लिश में कम अटेम्प्ट के बाद अगर इस रेंज में हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि अगर गलत होगा तो इंग्लिश में ही गलत होगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगी। इंग्लिश में कम अटेम्प्ट होने के बावजूद अगर आपके इतने अटेम्प्ट आ रहे हैं इस रेंज में, किसी भी रेंज में अगर आपके अटेम्प्ट आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है भाई, कोई नहीं रोक सकता। अब इनके 70 प्लस क्यों हुए हैं, उसका रीजन सीधा सीधा ये निकलता है कि इन्होंने इंग्लिश में जो डाउट वाली कंडीशन थी, या तो फिर इनका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स का, नो डाउट आप लोगों ने मेहनत की है तो इंग्लिश अच्छा होगा भी। लेकिन अगर वो प्रोबेबिलिटी 1/5 से लेके तुम 1/2 पे लेके आ गए, तब भी दो में से तो कोई एक ही सही होगा ना। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि इनके अटेम्प्ट जो ज्यादा हुए हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से हुए हैं, और अगर इनके इंग्लिश में गलत हो जाते हैं तो ये स्टूडेंट आपके बराबर ही आ जाएंगे। तो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने किसी के सुन लिए, कोई 92 करके आया है, कोई 85 करके आया है, तो वो सुनने वाली बातें हैं भैया। देखो, आपके अटेम्प्ट सिर्फ बढ़ेंगे तो इंग्लिश की वजह से ही बढ़ेंगे, और अगर बढ़े हुए अटेम्प्ट गलत होंगे तो वो भी इंग्लिश की वजह से होंगे। तो अगर आपके अटेम्प्ट कम है तो उसका रीजन यही है कि आपने इंग्लिश में बहुत फूक-फूक के कदम रखा है, जो कि एक सही साइन है, एक गुड साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेंस की तैयारी कीजिए, आपका प्री में सिलेक्शन सुनिश्चित है। ठीक है भाई? यहाँ पे अब जैसे मैंने ये बताया था कि यार जो 49 वाले स्टूडेंट थे, जो आरआरबी प्री में निकाले, और जो 70 प्लस वाले थे, वो भी प्री निकाले, दोनों ने मेंस दिया। तो यहाँ पे इन लोग के साथ में कोई ऐसा नहीं हुआ कि इन लोग को ऐसा बोल दिया होगा 70 वाले जो हैं उनको बिल्कुल चकाचक लैपटॉप देंगे, कंप्यूटर देंगे, उनका मॉनिटर, माउस बिल्कुल चकाचक रहेगा एकदम, टेबल बिल्कुल फ्रेश, है ना? और 49 वाले और जो जितने ऐसे लोग थे उनको भी, उनका भी तो प्री क्लियर हो गया ना, तो उनको नीचे आराम से बिठा दिया, एक वहां पे टेबल लगा दी, एक खचाड़ा सा तुम्हारे को मॉनिटर दे दिया। तो ऐसा नहीं था दोस्त, समझ में आ रहा है? एक सरकास्टिक वे में मैंने आपको बताया है, आप लोग इस चीज को कंसीडर करिएगा। यानी कि अगर आपके कम अटेम्प्ट हैं तब भी आप मेंस देने जा सकते हैं, और अगर आपके ज्यादा अटेम्प्ट हैं तो भी आप मेंस देने जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूरेसी, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने दोनों कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन चीजों को समझो क्योंकि 8वां शिफ्ट का अपन लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक भाई। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और यहाँ पे देखो भाई मैंने स्टार मार रखा है। अब ये स्टार क्यों मान रखा है वो भी मैं बताता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं 2023 की, जो आईबीपीएस पीओ था हमारा 2023 में, अराउंड अराउंड 3100 के आसपास हमारे पास वैकेंसी, 31 के इर्द-गिर्द हमारे पास 3100 यानी कि 3100 के आसपास हमारे पास ऑन नोटिफिकेशन हमारे पास वैकेंसीज थी, जिसमें हमारा जनरल कट ऑफ जो है वो 54.25 है। अच्छा, जनरल कट ऑफ के ऊपर ही कैलकुलेशन अपन यहाँ पे करेंगे। अगर आप और भी अदर किसी कैटेगरी से हैं अपार्ट फ्रॉम जनरल, तो वहां पे आप उस हिसाब से इधर पे कंपैरिजन कर सकते हो या फिर कैलकुलेशन कर सकते हो। आईबीपीएस पीओ 2024 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने प्लस माइनस टू लिख रखा है। वो कितना प्लस माइनस टू वो मैं आपको इधर पे बताऊंगा, जो कि पूरा एनालाइज करके स्टूडेंट से बात करके, और जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं यहां पे तुरंत एकदम से ऐसे रिव्यू देने नहीं आ जाता हूं कि जैसे ही पेपर खत्म हुआ 5 मिनट बाद जिसका कॉल आया और मैं यहाँ पे लाइव आ गया, उस चीज में मैं एनालाइज कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो स्टूडेंट ने फील किया है, और वो स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट वाला है वो भी एक मैटर करता है। अगर उसके अटेम्प्ट लेस देन 60, 55 या 50 है तो वो एक अलग तरीके से हमारा रिव्यू जाएगा। अगर उसके अटेम्प्ट 70 प्लस है तो एक वो अलग तरीके से रिव्यू जाएगा, और उसको देखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बड़े नाजुक से होते हैं। आप लोग बड़े नाजुक से होते हो। अगर आप किसी का अटेम्प्ट सुन लोगे ना कि 80 करके आया, वो 70 करके आया, उसने इंग्लिश में कुछ भी किया हो, फिर उससे लेना देना नहीं है तुम्हारे को। वो 80 करके आया तो हमारे को भी उतना ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। मे बी वो 70 प्लस या 80 बहुत सही तरीके से करके आया हो, 100% एक्यूरेसी से करके आया हो, लेकिन तब भी आपके लिए इंडिविजुअली वो चीज प्रैक्टिकली
पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए हमको उस वाले एनालिसिस से बच के रहना होता है। और इसीलिए मैं ये शाम के टाइम पे बिल्कुल जब पूरा पेपर खत्म हो जाता है तब मैं एनालिसिस लेके आता हूं, जिससे कि हर तबके के स्टूडेंट से बात हो सके, हर तबके के स्टूडेंट्स के मैं कमेंट देख सकूं, हर तबके के स्टूडेंट से मैं टेक्स्ट में देख सकूं, टेलीग्राम पे सब कुछ मैं पूरा एनालाइज करता हूं। उसके बाद में प्लस मैं भी खुद भी एग्जाम देके आ जाता हूं जब तक, प्लस वेटरन में जो टीम मेंबर है वो भी एग्जाम देके आ जाते हैं, प्लस वेटरन के जो मेरे से जो कनेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एग्जाम देके आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा एक कंक्रीट हमारे को एनालिसिस मिलता है, जिससे कि एक सटीकता उधर पे आती है। अब इस स्टार का महत्व मैं बता देता हूं आपको, आप लोग वेट कर रहे होगे कि सर कट ऑफ बता दो करके। स्टार का महत्व मैं बता दूं, देखो कल को फ्यूचर में अगर कट ऑफ इसके आसपास नहीं आए तो मैं भाई गाली खाने के लायबिल नहीं हूं। समझ में आ रहा है? मैंने एनालिसिस बहुत सटीक किया है और मेरे हिसाब से कट ऑफ इतना ही आना चाहिए। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 1/3 हमारे पास वैकेंसी इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर वही जो वैकेंसी हमारे पास 3100-3200 के आसपास जो थी, अभी हमारे पास 4000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है? और एग्जाम का रिजल्ट आते-आते मे बी ये हमारी इंक्रीज भी हो सकती है, तो इस चीज का भी आपको गौर करना पड़ेगा। ठीक है? मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ होगा वो 55 प्लस माइनस 2 हो सकता है। प्लस माइनस 2 का मतलब क्या कि 55 से -2 -1 भी चलेगा, लाइक 54 53 या 53 पॉइंट समथिंग, 54 पॉइंट समथिंग, या फिर 55 पॉइंट समथिंग, 56 या 57 तक हमारा ये कट ऑफ जा सकता है। तो 55 प्लस माइनस 2 कट ऑफ हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कल को ऐसा ना हो कि कट ऑफ आ जाए 58, आप बोलोगे सर 58 तो कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा। कल को कट ऑफ आ जाए 52.5, आप बोलोगे सर ये तो कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी, इसलिए 55 प्लस माइनस 2 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जितने भी लोग की कैलकुलेशन कर करू के एक्यूरेसी वगैरह आप लोग देख लेना, इंग्लिश में क्या सही है क्या नहीं है, वो तो आप लोग एक दूसरे से चेक कर ही लेते हो कि भाई यार ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला सही किया कि नहीं किया, पैराजम्बल का सीक्वेंस बताओ, उसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर क्या आया था। तो कहीं ना कहीं आप लोग ने ये अभी तक कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग इतने तो भाई वाइज हो, है ना? तो उस हिसाब से कैलकुलेशन बैठाओ, और उस हिसाब से अगर आपके इसके आसपास आ रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे प्रिपरेशन करो। एक चीज और मैं बता दूं, जो भी कैलकुलेशन के बाहर आ रहा है, जैसे मान के चलो 51 50 वाले नहीं आ रहे हैं, फिर उसके बाद वाले तो फिर खैर उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो फिर हमारे कट ऑफ को क्लियर करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जो इसके भी नीचे आ रहे हैं, जैसे मान के चलो किसी के 54 अटेम्प्ट है, 53 अटेम्प्ट है, 50 अटेम्प्ट है, किसी के 41 ही अटेम्प्ट है, 42 है, तो देखो 41 42 45 आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन की जरूरत है दोस्त। ये चीज कंसीडर आपको करना पड़ेगी कि आपने कुछ कमियां छोड़ी हैं। आपने अगर बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने वो जो बहुत टाइम की प्रिपरेशन है ना, उसी के टैग में आप एग्जाम देने जा रहे हो कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बट नहीं है। आपको अपने मेथड्स, अपने तरीके और अपना एनवायरनमेंट उसको चेंज करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज, आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करने की टेक्निक आना चाहिए, जो कि कोई भी नहीं पढ़ रहा है और ना कोई पढ़ा रहा है आपको। ठीक है भाई? तो ये चीज आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो जितने भी यहाँ पे 52 वाले, 51 वाले ये लोग हैं ना, तो उनको मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो नो डाउट, और अगर आपकी शिफ्ट में कोई भी सेक्शन अगर हार्ड था या फिर ओवरऑल शिफ्ट हार्ड थी, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन में आपको वहां पे फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पे ये रेंज मैंने लिखी है गुड अटेम्प्ट्स की, ये लोग मेंस की प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। इनको मेंस की प्रिपरेशन आज से ही चालू करना है। आपको कुछ नहीं सोचना है, किधर भी नहीं देखना है कि भाई किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। उसने 75 किए भाई, सिंपल सी बात है। 48 49 50 वाले भी हमारे मेंस में बैठे थे और 70 प्लस वाले भी मेंस में बैठे थे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन, आईबीपीएस द्वारा रिजल्ट जारी हुआ था आरआरबी का, और उसने हमको बताया है कि भाई ये स्टूडेंट मेंस दिए थे, ये भी स्टूडेंट मेंस दिए थे, तो अगर ये स्टूडेंट मेंस देंगे ना तो ये दोनों भी मेंस देंगे भैया। सिंपल सी कैलकुलेशन आपके हाथ में है। समझ में आया? कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि इस दरमियान हमारा कट ऑफ जा सकता है, और ये चीज आपको समझना पड़ेगी। ठीक है? अभी थोड़ा सा मेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए आपको क्या करना है। आईबीपीएस पीओ मेंस में दो सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ाता हूं उसके बारे में मैं बता देता हूं। एक तो हमारा है रीजनिंग, ठीक है, और एक है हमारा क्वांट। लेकिन एक सब्जेक्ट जो कि मैंने अपने ही एनालिसिस से और स्टूडेंट्स के बिहेवियर से मैंने निकाला है, विच इज क्यूएसएस, मैं इस सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ाऊंगा। और ये पहला सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे, विच इज क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल, जो कि मेंस में बहुत ज्यादा काम आती है। नो डाउट लोग प्री में भी लगा के आए हैं, और प्री में भी लोगों को फायदा मिला है, अटेम्प्ट अच्छे हुए, एक्यूरेसी अच्छी हुई है। और जिसको ये इसका डेमो देखना है, आप जाके एक लाइव मॉक मैंने करवाया था आरआरबी का, वो देख सकते हो। 3 मैराथन मैंने करवाई थी, अर्थमेटिक की, डीआई की और पजल की, लाइन से वो मैराथन डली हुई है। जस्ट रिसेंट लाइव सेक्शन में आप जाओगे, वहां पे आपको दिख जाएंगी, तो आप वहां पे देख सकते हो कि किस तरह से क्यूएसएस का यूज किया जाता है। ठीक है?
आप पजल मैराथन में जाओगे ना, तो 95 से 91 से 95 नंबर पे एक पजल दी गई होगी सिटी वाली। वही सेम पजल शिफ्ट 1 में आई है आज, और वही सेम पजल विद सेम कंडीशन सेकंड शिफ्ट में भी आई है वो पजल, कैटेगरी वाइज वाली पजल। और उस वाले सेशन में मैंने बोला था कि ये क्यूएसएस के अंतर्गत हमारी पजल नहीं करेंगे हम लोग, और वही मैंने आज एग्जाम में किया भी, क्योंकि वो सेम पजल वहां पे देखने को मिली है दोस्त। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एग्जाम अगर इतने स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो फिर आपसे चीजें छूटती नहीं है। आपसे चीजें तब छूटती हैं जब आप स्ट्रेटेजिकली सिस्टमेटिकली तरीके से चीजों को नहीं करते हो। तो मेंस में अगर आप अपियर होने जा रहे हो, और अगर आप ये सोच सॉरी, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा प्री नहीं निकलेगा, तो पहले तो आप अपनी सबसे पहले ये वाली चीज हटाओ, ये वाली थिंकिंग हटाओ कि प्री नहीं निकलेगा। अगर आपके डिसेंट अटेम्प्ट है तो आपका प्री डेफिनेटली निकलेगा। तो मेंस की तैयारी आपको शुरू करना पड़ेगी। 22 अक्टूबर से मैं मेंस की तैयारी चालू करवा रहा हूं आपके लिए। एक बैच निकल के इधर पे आएगा, जो लोग बिल्कुल मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल बहुत कम कॉस्ट में आईबीपीएस पीओ का मास्टरी बैच है, वो आएगा। उसकी डिटेल यानी कि मैं मंडे को यहां पे आपको डिटेल अपडेट कर दूंगा, यानी कि 21 तारीख को 21 ऑफ अक्टूबर को यहां पे उसकी कंप्लीट डिटेल, एंड डिटेल के साथ में स्ट्रेटेजी। सबसे मेन है हमारी स्ट्रेटेजी, कि हमारी मेंस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो मेंस की स्ट्रेटेजी भी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। क्वांट रीजनिंग विशेषकर में तो हम लोग ज्यादा बात करेंगे, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक डिस्क्रिप्टिव जीएस, जीएस हमारा यानी कि सीए वाला पार्ट, और इंग्लिश वाला पार्ट, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेंस की स्ट्रेटेजी प्लस हमारा जो मंडे को 21 तारीख को मैं बैच के बारे में आपको बताऊंगा, वो दोनों चीजें जरूर से देख लेना आप बैच लो या ना लो, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम में आएगी, क्योंकि इसमें मेन चीज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, और इससे बहुत फायदा हो रहा है भाई। और मैं भी एक कॉन्क्रीट चीज ऐसी ढूंढ रहा था जिससे कि स्टूडेंट कम्युनिटी का फायदा हो भाई, क्योंकि हम स्टूडेंट ना, हमको खुद नहीं पता होता है कि हमारे हम लैग कहां कर रहे हैं। अब जब मुझे पता पड़ गया है कि तुम लैग कहां कर रहे हो, तो मैं तुमको वो चीज पूरी सिखा के और पूरी तरह से बेहतर एक कैंडिडेट बना के वहां पे एग्जामिनेशन की सीट पे बैठा लूंगा। वैसे मैं आपको नहीं बैठने दे सकता जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, जब तक आप वहां पे नहीं बैठेंगे। सिंपल सी बात है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इस सेशन में कुछ भी ऐसा लगा हो कि नहीं सर आपने ये थोड़ी सी बात ऐसी बहुत ज्यादा ऐसे कर दी वैसे कर दी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दे सकते हो, क्योंकि आपके फीडबैक से, आपके अटेम्प्ट से, आप अपना अटेम्प्ट भी बताइएगा कि कौन सी शिफ्ट में थे, कौन सा आपका अटेम्प्ट था। आपके फीडबैक, आपके व्यूज से ही सारी चीजें मेरे को समझ में आती हैं। अगर आप मेरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप कहां लैग कर रहे हो और कहां पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो आपके परफॉर्मेंस और आप जहां लैग कर रहे हो, वो दोनों चीजें मेरे तक जब आती हैं, तब मुझे पता पड़ता है कि स्टूडेंट को क्या सिखाना है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना है, क्योंकि मैं हर एग्जाम इसलिए देता हूं बस। सिर्फ यही रीजन होता है जिस वजह से मैं एग्जाम वहां पे अटेम्प्ट करने जाता हूं। और आप मेरे अटेम्प्ट से अपने अटेम्प्ट को कंपेयर मत कीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं पूरी साल इन सब चीजों में रहता हूं और इसी तरह की सारी चीजें मैं कराता रहता हूं, बट आप थोड़ा अलग तरीके से करते हो। लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट यहां कहीं लाई कर रहे हैं, आपको मेंस की तैयारी करना है और अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखना है, आरआरबी पीओ का एग्जाम्पल। वो चीज अगर हुई है तो यहां पे भी वो चीज होगी। तो मेरी तरफ से बेटा इतना ही है। और मेंस के लिए बिल्कुल लगना है हमारे को, तो मेंस के लिए कल से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग स्ट्रेटेजी करेंगे और 22 तारीख से हम लोग अपनी क्लासेस जो है वो चालू कर देंगे। यूट्यूब पर भी क्लासेस होंगी और पेड में भी हमारी क्लासेस होंगी। पेड में क्या अलग होगा वो मैं आपको बता दूंगा, जो कि पहला अलग तो हमारा क्यूएसएस है, और इसकी बहुत ज्यादा मदद लेना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे को सीखना है, क्योंकि ये बहुत फायदा देता है आपको एग्जाम में। और जिन स्टूडेंट ने लगाया उनको आज फायदा हुआ भी है और कल के एग्जाम में भी फायदा हुआ ही था। सो नाउ वी कैन से इति से दम कहानी खत्म। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा, आपके क्या अटेम्प्ट थे, कौन सी शिफ्ट थी, वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत शानदार चीजें आपको इस चैनल पे मिलती हैं। एक जो एग्जाम में जो स्टूडेंट का बिहेवियर रहता है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है कि क्या आपको वहां फील नहीं करना है और क्या आपको वहां पे फील करना है, और उससे कैसे आपको निकलना है बाहर। सबसे बड़ी बात ये। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।